गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 11वीं की पहली पुस्तक समाज शास्त्र परिचय का पहला अध्याय समाज शास्त्र एवं समाज शुरू करते हैं और इसके मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। तो आइए, पॉइंट नंबर 1, समाज शास्त्र एवं समाज में समाज क्या है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंध कैसे हो सकते हैं? पारिवारिक, मित्रता, जो भी आपके सामाजिक संबंध होंगे, रिश्तेदारी, नातेदारी, दोस्त, आस पड़ोस, ये सब हमारे कैसे होते हैं? सामाजिक संबंध होते हैं। जो समाज होता है सामाजिक संबंधों का जाल है। जाल क्यों है? क्योंकि इन सबसे मिला हुआ होता है, इसलिए इसको सामाजिक संबंधों का जाल कहते हैं। इसके अर्थ में आप इसको लिख देंगे कि समाज का क्या अर्थ है। तो समाज का अर्थ होगा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो आइए अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। समाज की प्रमुख विशेषताएं। विशेषताएं क्या है, इसका क्या क्या फायदे है, इसकी विशेषताएं मतलब क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहला क्या है? समाज अमूर्त है। अमूर्त का मतलब होता है जो दिखाई नहीं देता, यानी जिसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती। समाज अमूर्त है, यानी समाज का अपना कोई वैसे अस्तित्व नहीं है कि उसको हम देख के कह दे कि ये समाज है। दूसरा, समाज में समानता व भिन्नता है। समाज में समानता और भिन्नता कैसे है? अब देखो, जब हम समाज में रहते हैं, दिवाली पर हम सब इकट्ठे होके एक साथ पूजा करते हैं, समानता हो गई। अब भिन्नता कैसे होगी? मुसल जब ईद पे मुसलमान करते हैं, मतलब अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग चीजें करते हैं, तो इसमें क्या होती है? समानता भी चलती है समाज में और भिन्नता भी चलती है, यानी समाज का कुछ हिस्सा समान रूप से कार्य करेगा, कुछ थोड़ा सा अलग तरीके से काम करेगा। तीसरा, पारस्परिक सहयोग एवं संघर्ष। अब जब समाज होगा तो उसमें सहयोग और संघर्ष दोनों ही साथ में चलेंगे। सहयोग कैसे होगा? सहयोग मतलब किसी का साथ देना या कोई भी काम में किसी का हाथ बटाना। सहयोग होगा पारस्परिक। किस तरीके से? जब भी हम सहयोग की बात करेंगे तो हमारा मतलब होगा कि मान लिया आज मेरे को खाना खाना है, तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? गेहूं। गेहूं कहाँ से आएगा? किसान के पास से। तो किसान को तो मैं पर्सनली जानते नहीं, समाज की वजह से ही तो किसान मेरे को जानेगा ना। तो इससे क्या होगा? सहयोग के रूप में हम ले सकते हैं कि भाई हमने किसी की मदद ली। अब क्या होता है? संघर्ष भी आस पड़ोस में किसी ना किसी तरीके के होते रहते हैं। एक चीज आपको पसंद हो और दूसरे को पसंद ना हो, तो इस तरीके से समाज में संघर्ष भी विद्यमान रहता है। चौथा पॉइंट देखते हैं, आश्रित रहने का नियम। आश्रित रहने का नियम क्या है? कि हम दूसरों पर आश्रित है। समाज में कोई व्यक्ति अकेला जीवन यापन नहीं कर सकता। अगर आप सोचो कि कपड़े भी मैं ही बना लूं, गेहूं भी मैं उपजा लूं, रोटी भी मैं ही बना लूं, सारे काम आप कर लो, मिर्च मसाले भी आप ही उगा लो, सब कुछ आप कर सकते हैं क्या? कमेंट बॉक्स में बताएं। नहीं, बिल्कुल सही जवाब, नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या है कि हम किसी ना किसी पर आश्रित है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स है। कोई भी काम करने के लिए हमें दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। समाज परिवर्तनशील है। देखो भाई, समाज परिवर्तनशील कैसे है? अभी आप कोई 50 साल पहले की हिंदी सिनेमा की कोई मूवी देखना और आप आज की मूवी देख लेना, तो आपको दिख जाएगी 50 साल पहले कैसे लोग कपड़े पहनते थे, आज कैसे पहनते हैं। 50 साल पहले टीवी का नाम किसी ने नहीं सुना होगा भारत में। आज आप देख सकते हो, घर घर टीवी है, मोबाइल फोन है, मैं ही देख सकते हो आपके इंटरनेट पे आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ। ये सब क्या है? ये समाज के परिवर्तन का एक प्रकार है। अब आइए तीसरे पॉइंट की तरफ, व्यक्ति और समाज में संबंध। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब देखो, व्यक्ति और समाज में क्या संबंध है? कोई भी व्यक्ति होगा वो समाज से जुड़ा हुआ होगा, और जुड़ा हुआ होगा तो कोई ना कोई उसके अंदर उसके साथ उसका संबंध स्थापित हो जाएगा। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी भी है। जब हम मनुष्य की बात करेंगे तो सामाजिक तो होगा ही। अगर कोई मनुष्य सामाजिक नहीं होता और आपको लगता है कि वो अच्छे से बात नहीं कर रहा, तो आप क्या उससे दोबारा बात करना चाहोगे? किसी से आपने बात की और उसने आपको अच्छे से उत्तर नहीं दिया आपकी बात का, तो आप उसको दोबारा कभी भी बात नहीं करोगे। पहला पॉइंट देखते हैं, व्यक्ति और समाज में क्या संबंध है या मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इसका क्या कारण हो सकता है। पहला पॉइंट, मनुष्य के क्रियाकलाप समाज से संबंधित है और समाज पर ही उसका अस्तित्व और विकास निर्भर करता है। देखो, मनुष्य जो भी काम करेगा वो समाज में रहकर करेगा, चाहे वो काम अच्छा हो या बुरा हो। अच्छा काम होगा तो समाज में सकारात्मक वृद्धि होगी, और बुरा होगा तो नकारात्मक होगी। और विकास भी उसी पर निर्भर करेगा। अब मान लिया किसी ने बम विस्फोट कर दिया है, तो वो भी समाज में रहने वाला है, पर क्या है कि उसकी मानसिकता अलग है। तो क्या है, जो भी प्रभाव पड़ेगा समाज पर, उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो सही हो या गलत हो। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं, मानव शरीर को सामाजिक विशेषताओं या गुणों से व्यक्तित्व प्रदान करना समाज का ही काम है।
जो हमारा मानव शरीर है, उसमें जो गुणता होती है, समाज हमें क्या होता है? समाज हमें बताता है कि हमारी संस्कृति कैसी है, एक समाज में रह के हमें क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कौन सिखाता है हमें? समाज सिखाता है कि आप अपनों से बड़े से मिलोगे तो आप नमस्ते करोगे, उनका आदर-सत्कार करोगे, बैठने के लिए उनको बोलोगे, ये सारी चीज़ें कैसे पता लगती है हमें? समाज से। इस दृष्टि से व्यक्ति समाज पर अत्यधिक निर्भर है। निर्भर कैसे है? निर्भर का मैंने इससे पहले भी चर्चा की थी। निर्भरता इस तरीके से कि व्यक्ति अकेला ही जीवन यापन नहीं कर सकता, उसे दूसरों पर आश्रित रहना पड़ेगा। अब उसको एक घर भी चाहिए, वो घर खुद भी बना लेगा, गेहूँ भी मतलब सारी चीज़ें हैं कि वो अकेला सारी चीज़ें नहीं कर पाएगा, उसको दूसरों पर आश्रित होना ही पड़ेगा। चौथा और आखिरी पॉइंट देखते हैं, व्यक्तियों के बिना सामाजिक संबंधों की व्यवस्था नहीं पनप सकती और न ही सामाजिक संबंधों की व्यवस्था के बिना समाज का अस्तित्व संभव है। देखो अगर व्यक्ति नहीं होंगे तो सामाजिक संबंध नहीं होंगे, सामाजिक संबंध नहीं होंगे तो समाज नहीं होगा और जब समाज नहीं होगा तो समाजशास्त्र की बात ही क्या करेंगे आप। तो अगला पॉइंट देखते हैं आप। मानव समाज और पशु समाज में अंतर। मानव समाज और पशु समाज में क्या अंतर है? देखो ये पूरे पाठ के मुख्य बिंदु है। डिटेल में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, डिटेल में आप पढ़ेंगे और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पर इसमें भी हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो कवर कर लेंगे। मानव समाज और पशु समाज में क्या अंतर है? सबसे पहले मानव समाज और फिर इधर पशु समाज का अंतर देखते हैं। कोई इसका कैरेक्टरिस्टिक भी पूछ लेगा, आप यही बता देंगे, इसका अर्थ में भी आप कुछ चीज़ें इसमें से लिख देंगे। इसी तरीके से आप पशु समाज में लिख देंगे। पशु समाज आपको नाम से ही लग रहा होगा कि पशुओं से संबंधित है और मानव समाज मानव से संबंधित है। सबसे पहली चीज़ मानव समाज में क्या है? बोलने, सोचने, समझने की शक्ति होती है। देखो पूरी पृथ्वी पर मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो बोल सकता है, सोच भी सकता है और समझ भी सकता है कि आपने क्या बोला, क्या नहीं बोला। पशु समाज में बोलने, सोचने, समझने की शक्ति नहीं होती। अपनी एक संस्कृति होती है। देखो जिस भी समाज में हम रहेंगे उसकी एक संस्कृति होगी। संस्कृति कैसे होगी? उसके एक कल्चर होगा कि भई दिवाली पे ऐसे करना है, होली पे ऐसे करना है, ईद पे ऐसे करना है। वो एक समाज होगा पहले से तैयार होगा। ये इस दिन हमें ये इनॉग्रेशन करनी है, वो उसी तरीके से एक परंपरा चलती रहेगी। पर पशु समाज में कोई संस्कृति विद्यमान नहीं होती। तीसरा पॉइंट, स्वयं को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। भाषा का प्रयोग करता है। अब देखो अगर मैं आपके सामने चाइनीज़ बोलने लग जाऊँगा, तो क्या आप मेरी बात समझ पाएँगे? बिल्कुल नहीं समझ पाएँगे। हाँ, कुछ एक लोग जिनको चाइनीज़ आती है, वो मेरे कुछ शब्द समझ जाएँ। तो एक भाषा होगी और भाषा ऐसी भी होनी चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ, वो सामने वाला उसको समझ रहा है। स्वयं को व्यक्त करने के लिए भाषा नहीं होती। तो आपने कुत्ते-बिल्लियों को देखा होगा, वो जो भी वॉइस निकालते हैं, मुझे तो लगता नहीं आप में से कोई उनको समझ पाता होगा। अगर कोई समझता है, तो कमेंट बॉक्स में बताएँ। चौथा पॉइंट देखते हैं, भविष्य की चिंता करता है, उसके लिए योजनाएँ बनाता है। देखो मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो भविष्य के बारे में सोचता है। अब आपको ₹10 मिलेंगे एक दिन में, तो आप सोचोगे कि मैं ₹8 खर्च कर लूँ और ₹2 बचा लूँ कि ₹2 का मैं कल ये करूँगा या कल सुबह उठकर मैं ऐसा करूँगा या बोर्ड की परीक्षा में मैं अच्छे परिणाम लूँगा। तो सब चीज़ें मैं भविष्य के बारे में सोचता रहूँगा। और जो पशु समाज है, वो तो वर्तमान में जीता है। उसको तो कल की कोई चिंता है ही नहीं। समाजों में अगला पॉइंट देखते हैं, समाजों में बहुलताएँ एवं समानताएँ। बहुलताएँ मतलब क्या-क्या उनमें कैरेक्टरिस्टिक फैले हुए हैं और असमानताएँ मतलब एक कैसी चीज़ें एक साथ जो एक सी चीज़ें हैं समाजों में बहुलताएँ और असमानताएँ जो अलग-अलग है। पहला है, एक समाज दूसरे समाज से भिन्न होता है। देखो एक समाज इसका मैंने आपको पहले भी बताया, एक समाज जो होगा जिसमें हम रहेंगे वो दूसरे से भिन्न होगा। कुछ चीज़ें उसमें सेम भी हो सकती हैं, कुछ अलग भी हो सकती है। जैसे भारत में हम एक-दूसरे को मिलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं। एक मसाई जनजाति है दक्षिण अफ्रीका में, उसमें क्या होते हैं लोग आपस में मिलेंगे और एक-दूसरे के ऊपर थूकेंगे। तो वो उन समाज की एक परंपरा है और हमारे समाज की एक परंपरा है कि हम नमस्ते करेंगे और वो एक-दूसरे पर थूक कर उसका आदर किया जाएगा इस तरीके से। अब क्या है, हम एक से अधिक समाज के सदस्य बनते जा रहे हैं। अब ये कैसे हो रहा है? देखो, मान लिया आप एक शहर में रहते हो, 10 साल, 20 साल आप वहाँ रहे और आपने अपना देश छोड़ के आप दूसरे देश में चले गए, तो आपको थोड़ा वहाँ का कल्चर भी अपना लोगे आप या एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाओगे, समाज भिन्न हो जाएगा, धीरे-धीरे आप वहाँ का कल्चर या वहाँ की संस्कृति सीख लोगे और उस समाज के बारे में भी आपको जानकारी हो जाएगी। और इस तरीके से आप एक से दूसरे समाज के सदस्य बन जाते हैं। इसके और भी कारण होते हैं, क्या पता आपका शादी-विवाह की वजह से आप दूसरे समाज से जुड़ जाएँ, नातेदारी से आप दूसरे समाज से जुड़ जाएँ,
आपकी नौकरी कहीं दूसरी जगह लग जाए जहाँ आप दूसरे समाज के सदस्य बन जाए, या कई बार दोस्त भी होता है कि जिस समाज में हम रहते हैं और हमारा दोस्त किसी दूसरे समाज से हो, तो उसके साथ भी हम मिलते हैं, बोलते हैं, तो हम दूसरे समाज के भी धीरे-धीरे सदस्य बन जाते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरे समाजों में अंत्यक्रिया करते हैं, उनकी संस्कृति को ग्रहण करते हैं। बिल्कुल यही पॉइंट अभी सेकंड पॉइंट में बताया कि दूसरे समाजों से जब अंत्यक्रिया करेंगे, तो कुछ चीज़ें अपनी सीखेंगे, कुछ उनको अपनी चीज़ें सिखाएँगे और कुछ उनसे उनकी चीज़ें हम सीख लेंगे। चौथा पॉइंट, इस प्रकार आज हमारी संस्कृति एक मिश्रित संस्कृति तथा हमारा समाज एक बहुलवादी समाज, एक से ज़्यादा समाज में परिवर्तित होता जा रहा है। तो जो हमारी संस्कृति होगी, जब हम दूसरी संस्कृति के बारे में भी जान लेंगे, अपने के बारे में भी जान लेंगे, तो थोड़ा-सा उसमें मिश्रण मिश्रण आ जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगी। यानी कि कुछ संस्कृति का हमारा हिस्सा, कुछ वेस्टर्न। आप जैसे अब देख सकते हैं, मैं टी-शर्ट पहन रहा हूँ और पहले हम टी-शर्ट नहीं पहनते थे, पहले हम कुर्ता-पजामा पहनते थे, जो भी हमारी ट्रेडिशनल धोती होती थी, वो पहनते थे। तो अब क्या है कि संस्कृति का मिश्रण हो गया, यानी वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमीकरण को हमने अपना लिया है, तो हमारी संस्कृति कुछ कहीं न कहीं उनसे मिल गई है। हमारा समाज एक बहुलवादी समाज, एक से ज़्यादा समाज में परिवर्तित होता जा रहा है। हमारे समाज में अब 5वां पॉइंट देखते हैं, हमारे समाज में असमानताएँ समाजों के बीच केंद्रीय बिंदु है। असमानता कैसे होगी? भई कुछ समानता होगी, यानी कुछ चीज़ें हम एक-दूसरे की अपनाएँगे और कुछ अलग भिन्न होगी। उनको धीरे-धीरे हम मिश्रित करके कोई नई चीज़ बना देंगे या धीरे-धीरे उसके साथ हम एडजस्ट कर लेंगे। अब उदाहरण आप देख सकते हैं असमानता कैसे है, अमीर और गरीब है। जाति के आधार पर भी आप ये ले सकते हो, काले और गोरे के हिसाब से भी आप असमानता समाज में ले सकते हो कि एक समाज में सारे लोग काले हैं, दूसरे में गोरे हैं। तो ये सब सामाजिक असमानता के एक प्रकार आप कह सकते हो। समाज के बारे में अब हमने इतना जान लिया है, तो अब दूसरा पॉइंट क्या है, समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र के बारे में भी हम थोड़ा-सा जानते हैं। सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने वाला विज्ञान ही समाजशास्त्र है। देखो, समाजशास्त्र को हम विज्ञान क्यों कहते हैं? क्योंकि ये व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करता है। समाज का जो भी अध्ययन व्यवस्थित तरीके से होगा, सुचारू तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से होगा, वो एक विज्ञान ही कर सकता है। यानी विज्ञान की एक मुख्य बिंदु यही होता है कि वो जो भी विज्ञान के अंदर जो भी काम किया जाता है, वो व्यवस्थित व क्रमबद्ध होगा। चाहे विज्ञान का कोई भी प्रैक्टिकल हो, कोई भी प्रयोग हो और समाज शास्त्र। तो समाजशास्त्र में क्या होता है, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक संबंधों की चर्चा हमने पहले भी की है। सामाजिक संबंधों, जो सामाजिक संबंधों का जाल है, बिल्कुल पहला पॉइंट था। उसी में सामाजिक संबंधों का हमने ज़िक्र किया था। सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित, व्यवस्थित मतलब होता है बिल्कुल एग्ज़ैक्ट ऐसा अध्ययन जो दूसरा समझ सके और हम उसको समझा सकें। और क्रमबद्ध, क्रमबद्ध सीक्वेंस में होगा, ऐसे नहीं होगा कि कुछ भी कभी भी हो गया। करने वाला विज्ञान है समाजशास्त्र कहलाता है। समाजशास्त्र का एक विषय 19वीं शताब्दी में बना था, 1838 में, सन 1838 में इसको एक विषय का रूप दिया गया और इसको विषय का रूप देने वाले अर्थशास्त्री का नाम ऑगस्ट कॉम्टे था। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी समाजशास्त्र के को 2 भागों में बाँटा गया है, इसको देखते हैं। पहला है समष्टि समाजशास्त्र और दूसरा है विशिष्ट समाजशास्त्र। समष्टि का मतलब होता है बड़ा, बस याद करने का एक ही तरीका है। समष्टि मतलब बड़ा, विशिष्ट मतलब छोटा। तो समष्टि समाजशास्त्र में क्या होता है, बड़े समूहों, संगठनों तथा सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करता है। बड़े समूह होंगे, संगठन होंगे, ये यानी ये बड़ी चीज़ें, समूह भी बड़े होंगे, संगठन भी बड़े होंगे और सामाजिक व्यवस्थाएँ भी ज़्यादा ही बड़ी होगी। और जो विशिष्ट समाजशास्त्र है, इसमें आमने-सामने की अंत्यक्रिया के संदर्भ में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन, यानी विशिष्ट जो समाजशास्त्र होगा, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संबंध तक ही ज़्यादा सीमित होगा। अब देखते हैं समाजशास्त्र की उत्पत्ति। समाजशास्त्र का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ? 19वीं शताब्दी। और सन मैंने बता दिया है 1838। इसको कॉपी में नोट कर लें। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, अपनी नोटबुक में इनको लिखते रहें। कोई भी डाउट अगर आपको बीच में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में डालकर हमसे पूछते रहें। समूह के क्रिया, दूसरा पॉइंट देखते हैं, समूह के क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए आवश्यक है कि समस्याओं को सुलझाया जाए। इन्हीं प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। देखो, जब हम समूह में काम करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि या तो हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव होगा, यानी अगर हम कुछ बनाना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, खेलना चाह रहे हैं, समूह में काम करेंगे और समस्याओं को सुलझाएँगे तो परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र की उत्पत्ति होगी। क्योंकि समूह में काम करने से समस्याओं को सुलझाने को के लिए हमें व्यवस्थित तरीके से ही उसका अध्ययन करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में
अभी ये उसकी उत्पत्ति के विषय में जानकारी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस के विचारक अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र का नाम सामाजिक भौतिकी रखा और 1838 में बदलकर समाजशास्त्र रखा। यानी सन 1838 में समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई, या जो सामाजिक भौतिकी जिसका नाम पहले अगस्त कॉम्टे जी ने लिखा था, उसको 1838 में बदलकर समाजशास्त्र, समाज का शास्त्र कर दिया, जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता है। तो 1838 में ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति मानी जाएगी। उससे पहले इसको अलग विषय के रूप में मान्यता नहीं थी। उस समय ये सामाजिक भौतिकी एक प्रकार का छोटा सा टॉपिक ही हुआ करता था। इस कारण से अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक यानी फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ सोशियोलॉजी हमारे अगस्त कॉम्टे जी हैं। 19वीं शताब्दी के अंदर कौन कौन से वर्ष आएंगे इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। सन 1801 से लेके 1900 तक का जो भी वर्ष बीच में आएंगे सब हमारे 19वीं शताब्दी के अंतर्गत आएंगे। तो 1838 भी 19वीं शताब्दी में ही आएगा। चौथा पॉइंट, समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में विकसित करने में दुर्कहेम, स्पेंसर तथा मैक्स वेबर आदि विद्वानों के विचारों का भी काफी हाथ रहा, या उन्होंने भी काफी ज्यादा सहयोग किया। इमाइल दुर्कheim के बारे में, मैक्स हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में, मैक्स वेबर के बारे में, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए। पांचवा पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारत में समाजशास्त्र के उद्भव का विकास का इतिहास प्राचीन है। यानी अब ये तो हो गया, तो विश्व स्तर पर भारत समाजशास्त्र का उद्भव कब हुआ था? 1838 में। पर भारत तक पहुंचते इसको काफी साल लग गए थे। अब तो भारत में समाजशास्त्र विभाग 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में शुरू हुआ तथा औपचारिक अध्ययन शुरू हुआ। तो अगर भारत में आपसे पूछा जाएगा समाजशास्त्र का उद्भव कब हुआ, तो आप बताएंगे 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में। और औपचारिक अध्ययन शुरू हुआ जो 1919 में ही शुरू किया गया। ये किसके द्वारा किया गया? घुरिये द्वारा इसका अध्ययन शुरू किया गया। जो तो समाजशास्त्र में भारत में जो समाजशास्त्र के पितामह कहलाएंगे जीएस घुरिये जी कहलाएंगे। इनके बारे में भी सेकंड बुक का आखिरी चैप्टर, सेकंड लास्ट चैप्टर इसी से रिलेटेड है, उस पर अध्ययन हम करेंगे। अब आगे देखते हैं भारत में समाजशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता की समाजशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि भारत में व्याप्त क्षेत्रवाद, भाषावाद, सांप्रदायवाद, जातिवाद आदि समस्याओं को व्यवस्थित ढंग से सुलझाने के लिए समाजशास्त्रीय अध्ययन आवश्यक है। देखो, भारत में क्षेत्रवाद भी है, भाषावाद भी है, यानी अलग अलग भाषा के लोग हैं, संप्रदाय भी है, अलग अलग जातिवाद भी है। इन सब समस्याओं का अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्र की जरूरत यहाँ पर थी, क्योंकि समाजशास्त्र किसी भी प्रकरण का व्यवस्थित अध्ययन करता है। इसी कारण भारत में विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु समाजशास्त्र का अध्ययन अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। अभी इतनी सारी समस्याएं होगी तो समाजशास्त्र व्यापक रूप से उनकी पूरी जानकारी देगा और उनके अध्ययन और उसके बाद उनके उपचार के बारे में भी पूरी जानकारी देगा। इसलिए इसका जो अध्ययन है वो अधिक से अधिक बढ़ता ही जा रहा है और 12वीं के बाद इस विषय में काफी अच्छा स्कोप भी आपके पास अवेलेबल है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरे समाजों के साथ तुलनात्मक अध्ययन होता है। देखो, जब हम तुलना करेंगे तो हमें पता होना चाहिए ना हम किसके साथ तुलना कर रहे हैं। जब हमें उस समाज की जानकारी होगी तभी तो हम दूसरे समाज के साथ उसकी तुलना करेंगे। यानी कि जब आपको पता ही नहीं है जिस समाज से तुलना करिए तो कैसे आप तुलना कर पाएंगे? तो अध्ययन, जब हमारे पास एक समाज का अध्ययन होगा और हमारे पास दूसरे समाज का भी अध्ययन होगा, उस अध्ययन के आधार पर ही हम एक दूसरे समाज की तुलना कर सकेंगे। तुलना करने का दूसरा भी एक प्रकार है। दूसरे प्रकार की तुलना में क्या होगा, पहले आप कुछ साल एक समाज में रहे, फिर कुछ साल आप दूसरे समाज में रहने लगे, तो इस आधार पर भी आप तुलना कर सकते हैं। तो ये दूसरे समाजों के साथ तुलना खाली भारत के लिए ही नहीं, जहाँ भी समाजशास्त्र का उद्भव हुआ, ये उसके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु था। चौथा पॉइंट देखते हैं, सामाजिक गतिशीलता के बारे में पता चलता है। सामाजिक गतिशीलता में क्या होता है कि व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाए या उसकी जो शैली है वो बदल जाए, यानी उसकी पोस्ट बदल जाए, उसका प्रमोशन हो जाए, इसके बारे में भी जानकारी, या लोगों की जो रहन सहन है या लोगों का जो जीवन स्तर है वो क्या है, ये सारी जानकारी हमें सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत पता लग जाती है। समाजशास्त्र की प्रकृति की मुख्य विशेषताएं। अभी समाज की विशेषताएं हमने पढ़ी थी, अब समाजशास्त्र की विशेषताएं हम पढ़ते हैं। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। इसमें नेचुरल तो कुछ भी नहीं है,
क्योंकि सब कुछ समाज से जुड़ा हुआ है, इसलिए एक सामाजिक विज्ञान है, न कि नेचुरल साइंस। ये एक सोशल साइंस है। समाजशास्त्र एक निरपेक्ष विज्ञान है, ना कि आदर्शात्मक विज्ञान। देखो, आदर्शात्मक विज्ञान में क्या होता है, सटीक चीजें होती है, यानी कि 2+2 4 ही होगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता, आइडियल होगा आदर्श में। पर निरपेक्ष में क्या होता है, आदर्श कुछ नहीं होता है, क्योंकि स्थान विशेष के साथ या जगह के साथ ये बदलता रहता है। क्या बदलता रहता है? समाज और समाज का अध्ययन, इसलिए समाजशास्त्र में भी परिवर्तन होता रहता है। तीसरा, समाजशास्त्र अपेक्षाकृत एक अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त। इसके बारे में पहले भी चर्चा की गई। अमूर्त क्यों है? क्योंकि इसको देखा नहीं जा सकता, फिजिकली प्रेजेंस इसका नहीं है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, न कि विशेष विज्ञान। स्पेसिफिक नहीं है कि भाई आप इसको कह दो बायोलॉजी है, या ये केमिस्ट्री है, या फिर ये जो सॉरी केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स है, ऐसा कुछ इसके अंदर नहीं है। ये क्या एक सामान्य जनरल साइंस है। ये जनरल साइंस क्यों है? क्योंकि इसमें व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, बौद्धिक विचार जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है। किस कारण से समाजशास्त्र का जो रचना हुई उसमें कैसे-कैसे योगदान हुआ, इसके बारे में अब देखते हैं। प्राकृतिक विकास के वैज्ञानिक सिद्धांतों और प्राचीन यात्रियों द्वारा पूर्व आधुनिक सभ्यताओं की खोज से प्रभावित होकर उपनिवेशी प्रशासकों, समाजशास्त्रियों एवं सामाजिक मानव विज्ञानियों ने समाजों के बारे में इस दृष्टिकोण से विचार किया कि उनका विभिन्न प्रकारों में वर्गीकरण किया जाए, ताकि सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों को पहचाना जा सके। तो समाजशास्त्र की ये भूमिका है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, सरल समाज एवं जटिल समाज। कौन से समाज सरल होते हैं, जटिल होते हैं? भारत स्वयं परंपरा और आधुनिकता का, गांव और शहर का, जाति और जनजाति का, वर्ग एवं समुदाय का एक जटिल मिश्रण है। क्यों? क्योंकि भारत में परंपरा भी है और आधुनिकता भी है। परंपराओं को भी मानते हैं लोग, और आधुनिकता यानी अपडेट भी होते रहते हैं समय समय पर। आज iPhone 12 लॉन्च हो जाता है तो लोग iPhone 12 ले लेंगे। आधुनिकता को भी पूरा फॉलो करते हैं और परंपराओं को भी साथ लेकर चलते हैं। गाँव और शहर, भारत गाँव का देश कहा जाता है और इसमें शहर भी है। जाति और जनजाति भी, अलग-अलग जाति के लोग रहते हैं। जनजाति हैं विभिन्न प्रकार की, जिनके बारे में आगे हम अध्ययन करेंगे। वर्ग और समुदाय, समुदाय हैं, छोटे-छोटे वर्ग हैं, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग या अमीर गरीब। समुदाय हैं, ब्राह्मण वैश्य भी आप कह सकते हो, या फिर समुदाय आप कह सकते हो, जो एक परिवार के रूप में रहते हैं, या एक आस पड़ोस का गांव या छोटा समुदाय भी आप, एक गांव को भी आप एक समुदाय कह सकते हैं, एक जनजाति को भी आप एक समुदाय कह सकते हैं। एक जटिल मिश्रण है। जटिल क्यों है? क्योंकि इसको समझना और समझाना इतना आसान नहीं है। दूसरा, 19वीं शताब्दी में समाजों का वर्गीकरण किया गया। किस आधार पर? आधुनिक काल से पहले के समाजों के प्रकार क्या थे? जो आज के काल है उनसे पहले समाजों के प्रकार थे, शिकारी टोलियां एवं संग्रहकर्ता, चरवाहे एवं कृषक, कृषक एवं गैर आधुनिक औद्योगिक सभ्यताएं, सरल समाज। ये समाज सरल थे आधुनिक काल से पहले। कैसे? शिकारी टोलियां होती थी, शिकार करती थी, खाना खाती थी, वो संग्रह नहीं करती थी। फिर संग्रहकर्ता हो गए, वो खाना मतलब शिकार करते थे और संग्रह भी कर लेते थे। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने पशुओं को पालना शुरू कर दिया, पशुओं को पालना शुरू कर दिया, चरवाहे बन गए, और फिर जब पशु पाले तो पशु के साथ खेती करनी शुरू कर दी, तो कृषक बन गए। उसके बाद क्या हुआ? कृषक एवं गैर औद्योगिक सभ्यताएं। अब कृषक हुए और गैर औद्योगिक, जहाँ उद्योग नहीं थे वहां की सभ्यता, जहाँ पर हाथों से या हस्त निर्माण से कार्य किया जाता था, हस्तकला का ज्यादा प्रयोग किया जाता था। दूसरा पॉइंट अब देखते हैं, आधुनिक समाजों के प्रकार, जिसमें होगा औद्योगिक समाज, जटिल समाज होगा। ये सब समाज जो हमने पहले पढ़े हैं वो सरल समाज थे। जटिल समाज क्या होगा? औद्योगिक समाज, जो जिस समाज में हम रहते हैं ये एक जटिल समाज है। अब डार्विन के जीव विकास के विचारों का आरंभिक समाजशास्त्रीय विचारों पर दृढ़ प्रभाव पड़ा। डार्विन ने कौन सी थ्योरी दी थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। तो उसका भी समाजशास्त्र के विचारों पर प्रभाव पड़ा। उसके बाद समाजशास्त्र पर किसका और प्रभाव पड़ा? ज्ञानोदय का। एक यूरोपीय बौद्धिक आंदोलन जो 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों एवं 18वीं शताब्दी में चला, कारण और व्यक्तिवाद पर बल देता है कि इसमें हर बार कारण की खोज की जाती है, यानी कि जो ज्ञानोदय था इसमें विज्ञान को बढ़ावा दिया गया। हर चीज में क्यों, कैसे, किस लिए के बारे में जानकारी ली गई, और जिससे क्या हुआ, जब हम ज्यादा क्यों जितने सवाल पूछते हैं उतने जवाब हमारे पास आते हैं, हमारे पास जवाब आते हैं तो हम नई नई चीजें खोजते हैं, नई नई चीजों के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। सरल समाज में श्रम विभाजन नहीं होता, जबकि जटिल समाज
देखने को मिलता है। सरल समाजों में श्रम विभाजन नहीं होता है, यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर देता है और जटिल समाजों में श्रम विभाजन होता है, क्योंकि आप उद्योगों में देखे होंगे कि एक आदमी अगर मशीन चला रहा है, वो मशीन ही चलाएगा, दूसरा अगर माल पैक कर रहा है, तो वो पैक ही करेगा, तीसरा उसको आगे एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो एक्सपोर्ट ही करेगा, नहीं अगर गाड़ी भर के ले जा रहा है, तो भर के ही लेके जाएगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं, भौतिक मुद्दों भौतिक मुद्दे जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है। कौन-कौन से मुद्दे थे जो समाजशास्त्र की रचना में जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी? तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वाले पॉइंट को हम बाद में करेंगे। अभी के लिए थैंक्स।